अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मिड जो है 16 जुलाई से स्टार्ट है। और जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको NG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग फर्स्ट से लेकर और 10 तक लेक्चर्स कवर करवाए थे। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे वो। और हम अपने जो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो उनमें से कुछ कवर करेंगे। लेक्चर्स बहुत लेंथी हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, तो सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप इजीली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। तो 10 तक हमने लेक्चर्स कवर कर लिए थे। इसे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। लेसन नंबर 11 है द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। लास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी उनकी। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आउटलाइंस में उन्होंने करेक्टनेस डूज एंड डाउन्स ऑफ करेक्टनेस रिव्यू ऑफ 7 C's। करेक्टनेस के वाले से कुछ बताया हुआ है और उसमें कंपोजिशन या प्रपोजिशन ग्रामर एट्सेट्रा इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। और लास्ट जो है उन्होंने रिव्यू दिया हुआ है 7 C's का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्टनेस में क्या है जी, करेक्टनेस एज अ कोर के तौर पर काम करती है कि कोर मेन के ये करेक्टनेस में जो मेन के वो चीज़ें शामिल हैं जो जड़ की हैसियत रखती हैं, जो इसकी बुनियाद है, जो इसको स्टैंड किए हुए हैं। उसमें ग्रामर है, पंचुएशन है, स्पेलिंग है। अगर हमारी ग्रामर ठीक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पंचुएशन अगर हमें यूज़ नहीं करना आता, अगर हम ए की जगह पे एन लगा रहे हैं और दा की जगह पे दी एंड लगा रहे हैं, तो इस तरह से उसके जो मीनिंग्स हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। और स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत ही कॉमन है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हमारी है तो हमारा कुछ भी ग्रामर भी पंचुएशन भी कोई भी चीज़ काम नहीं आनी अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग है। फॉर्मल ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपके आ सकती है। फॉर्मल राइटिंग क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग जो स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, जो जिसमें हमारी बुक्स वगैरह राइट की जाती हैं, जो गवर्नमेंट्स के एग्रीमेंट्स होते हैं टॉप लेवल, या आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं जिसमें डिक्शनरीज वगैरह राइट की जाती हैं, वो हमारी क्या होती है फॉर्मल राइटिंग होती है। और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। जो इनफॉर्मल राइटिंग है ये कॉमनली होती यूज़ ही बिज़नेस में है। और एन एग्जांपल इन दिस कम्युनिकेशन या ईमेल मेमोज, जो मेमोज और ईमेल्स के जरिए हमारी कम्युनिकेशन होती है वो किस में आती है? इनफॉर्मल राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फॉर्मल जो है स्कॉलरल राइटिंग है और इनफॉर्मल क्या है? बिजनेस राइटिंग है। ठीक है जी। इनफॉर्मल राइटिंग है वो हमारी डॉक्टरल डिसर्टेशन, स्कॉलरल आर्टिकल्स, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स में यूज़ होती है। और इनफॉर्मल जो है ये हमारी बिजनेस में ईमेल मेमोज वगैरह में यूज़ होती है। और मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल में इन्होंने कुछ डिफरेंस बताया हुआ है। पार्टिसिपेट की जगह पे हम ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर की जगह पे गेट, यूटिलाइज, यूज़, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ये वो वर्ड्स हैं जो मेन के थोड़े से हाई लेवल के टॉप लेवल में आ जाते हैं, जो मोर फॉर्मल है। और लेस फॉर्मल में जो को आम रूटीन में हम बोले जाते हैं, तो ये वही हैं। और सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अवॉइड करना चाहिए। सब स्टैंडर्ड मतलब है कि इनकरेक्ट वर्ड्स या इनकरेक्ट ग्रामर, फाल्टी पंचुएशन, ये क्या सब किसकी तरफ जाता है कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती। सब स्टैंडर्ड वर्ड्स में देखें, आर्ट, इज़ नॉट, कांट, हार्डली, कैन हार्डली, तो मीनिंग्स इनके सेम है। तो मकसद सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, सब स्टैंडर्ड वर्ड से अवॉइड करना चाहिए। और चेक एक्यूरेसी फिगर्स एंड फैक्ट्स, हमें हम कोई भी वर्ड है उसको हम सिर्फ अल्फाज के ज़रिए से बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, ना उसको समझा सकते हैं। उसमें हमारे एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर और अप्रोप्रिएट वर्ड्स के बारे में हमें उसका
हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। हमारा आर गोल इज़ टू बी एज़ प्रिसाइज एज़ पॉसिबल। हमारा जो मकसद है वो इतना उसको क्लियर करना है, वाज़ेह करना है, शॉर्ट करना है जितना कि हम उसको कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या आ जाता है जी, आप अपने स्टैटिस्टिकल डाटा को वेरीफाई करें, उसको डबल चेक करें, अपने टोटल्स को। अवॉइड गैसिंग एट लास्ट डेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। गैसिंग लाज से अवॉइड करें जो आपके ऊपर असर करते हैं। यहाँ पे उन्होंने वर्ड डैट कंफ्यूज इंग्लिश जो डिक्शनरी है ये मुसलसल चेंज हो रही है। हर रोज़ इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते हैं, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो डिक्शनरी कांट ऑलवेज कीप अस विद रैपिड चेंज। हम अपनी डिक्शनरी को हमेशा अपने साथ उस तब्दीली के साथ नहीं रख सकते जो हर रोज़ आए रोज़ उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। स्टिल दे आर द मोस्ट यूज़फुल रिसोर्स फॉर फाइंडिंग करेक्ट वर्ड्स। तो लेकिन हम डिक्शनरी को करेक्ट वर्ड्स फाइंड करने के लिए एक बहुत ही कह लें कि एक बहुत ही कारआमद ज़रिया है हमारे लिए, जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि करेक्ट वर्ड क्या है। एग्जांपल्स यहाँ उन्होंने कुछ दी हुई हैं। आ कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है। बेसिकली जो ए है वो हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले, और कॉन्सोनेंट वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं जो लॉन्ग आ की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है जी। और एन कहाँ पे यूज़ करते हैं, वोवल्स से पहले हम वोवल्स हमारे कितने हैं, 5 हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वोवल्स हैं। इनसे पहले हम एन यूज़ करेंगे, और साइलेंट एच वर्ड्स एच साउंड्स जो है उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। एक्सेप्ट कहाँ, एक्सेप्ट किसके लिए, एक वर्ब है, एक्सेप्ट एक वर्ब है, ठीक है। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमने कोई चीज़ रिसीव करनी हो या एक्सेप्ट करनी हो। और एक्सेप्ट जो उसके साथ वाले उसका मतलब है के अलावा, इसके अलावा, ठीक है। टू ओमिटिंग आउट और लिविंग आउट, या छोड़ देना। बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो लोगों के दरमियान यूज़ होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये तो। और अमंग जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान यूज़ होता है। और फर्दर किस लिए यूज़ होता है, फर्दर हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस इन स्पेस। जो फासला होता है खला के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और फर्दर टाइम, क्वालिटी और डिग्री इस वगैरह के इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बैनुअली और बिनुअली, बैनुअली का मतलब है कि 2 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 2 दफ़ा। और बैनुअली मीन्स एवरी ईयर, और बैनुअली का मतलब होता है कि हर साल, हर 2 साल, ठीक है। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज़्म, बी वाचफुल ऑल मटेरियल्स, रेटिंग मीन क्या आपका कंसर्निंग टू द पॉइंट। और यहाँ पे रिवीजन ऑफ सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, इन्हें जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा। और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्लीटनेस एंड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स, और एक्सेट्रा। इस तरह से जो हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कीप द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन माइंड, ये भी एज अ शॉर्ट के तौर पर 3 नंबर के मार्क्स के तौर पर आ सकती हैं। तो आपने छोड़नी नहीं है कोई भी चीज़, जस्ट ये वो चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ रीड आउट करनी है, ठीक है जी। ये जो नीचे सारी चीज़ें ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो ये आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। करेक्टनेस आ गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अनफेमिलियर वर्ड्स और फेमिलियर, ये आ सकता है आपको आफ्टर वन परस्यूअल कर्टसी। ओके जी, ये था आपका लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 12 देख लेते हैं। प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, बिजनेस मैसेजेस की आउटलाइंस हैं। बेसिक टास्क इन द मैसेज कंपोजिंग प्रोसेस, गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस ऑफ बिजनेस मैसेजेस, टेस्टिंग द पर्पस ऑफ मैसेज, डेवलपिंग एन आइडियंस प्रोफाइल, एनालाइज द नीड्स ऑफ आइडियंस, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल। ये इसकी आउटलाइंस दी हुई हैं। कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, जब भी हम कोई भी मैसेज कंपोज करते हैं तो उसके लिए हम 3 स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। और वो 3 स्टेजेस क्या हैं, मेन कैटेगरीज कह लें उनको, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसको प्लानिंग करते हैं कि उसमें उसका पर्पस क्या होगा, आइडियंस किस तरह की होगी, उसका मेन आइडिया क्या होगा, उसके लिए हम
चैनल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी फ़िक्स करना पड़ती हैं। कंपोजिंग में क्या होता है कि मैसेज को हमें देखना होता है उसको किस तरह से, कौन सी वोकैबुलरी, डिक्शनरी, ग्रामर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और रिवाइजिंग में हम अगर हम उसमें कोई कमी पेशी या कोई मिस्टेक देखते हैं तो हम उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये था लेक्चर नंबर 12। और प्लानिंग, ये देखिए लास्ट पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि प्लानिंग में क्या होता है, डिफाइन पर्पस, एनालाइज आइडियाज, इस्टेब्लिश मेन आइडिया, सेलेक्ट चैनल एंड मीडियम। कंपोजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइज द मैसेज, फॉर्मुलेट द मैसेज। रिवाइजिंग में एडिट द मैसेज, रीराइट द मैसेज, प्रोड्यूस द मैसेज, प्रूफ रीड द मैसेज। ठीक है जी। और गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, शार्पनिंग योर स्किल्स। बिजनेस मैसेज को गाइडलाइंस उन्होंने कुछ बताई हुई हैं। शार्पनिंग योर स्किल, आपकी स्किल को शार्प करने के लिए, या उसको शार्प योर स्किल, ओवरकमिंग द फियर ऑफ ब्लैंक पेज। यूज़ पॉजिटिव ऑफ सेल्फ टॉक, नोइंग योर पर्पस। आप पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करें, आपको अपने पर्पस का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस, किस मकसद के लिए बात कर रहे हैं। विजुअलाइज योर आइडियाज़, आपको अपने आइडियाज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के क्रिएटर आप खुद होते हैं। मेक एन आउटलाइन इट्स वेरी एसेंशियल, एंड विदाउट आउटलाइन वी कांट एक्सप्लेन आवर मैसेज इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, आउटलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके ज़रिए से अगर हम कोई चीज़, अगर हमारे पास आउटलाइंस हों तो हम कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते। हमें पता होता है हमने पहले ये चीज़ डिस्कस करनी है, उसके बाद ये, देन ये। ओके, जस्ट स्टार्ट, राइट द मिडल फर्स्ट। पहले आप मिडल राइट करें, मिडल से फर्स्ट जो पार्ट है वो राइट करें, देन मिडल राइट करें। पुश ऑब्स्टकल असाइड। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। टेक्नोलॉजी इफ़ेक्ट द कंपोजिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है कंपोजिंग प्रोसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस बाय स्ट्रीमलाइनिंग। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, उसमें हम मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, या बॉर्डर लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके इफ़ेक्टिवनेस में क्या इंक्रीज़ होती है, उसकी इफेक्टिवेशन। तो जो आइडियंस को इंटरेक्ट करती है अपनी तरफ। कोलैबोरेशन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ टीम एफर्ट। जो कोलैबोरेशन का मकसद होता है कि पूरा स्टाफ या पूरी टीम जो है एक साथ इकट्ठी हो जाती है। विद मोर देन वन वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट। जो फाइनल, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जो है एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी जो स्टाफ है या टीम कह लें, वो जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसके ऊपर सब मिलकर काम करते हैं, सबके आइडियाज़ लिए जाते हैं, जो मुनासिब होता है उसमें उसको अपडेट किया जाता है। शेड्यूलिंग क्या होता है जी, अलॉटिंग टाइम प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल बहुत ज़रूरी है कि आपने कितनी देर किस चीज़ के ऊपर और कितना बोलना है, तो ये आपके टाइमिंग में आ जाता है, शेड्यूलिंग में आ जाता है। जब टाइम शॉर्ट होता है तो आप केयरफुली शेड्यूल योर सेल्फ एंड स्टिक टू इट। जब टाइम शॉर्ट हो तो आप टाइम के मुताबिक अपने जो आपका कंटेंट है उसको क्लियर करें। डिफाइनिंग और पर्पस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइनिंग पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे अगर हम अपने पर्पस को अगर डिफाइन कर देंगे तो इस आइडियंस को आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। वाई डू यू नीड टू हैव द क्लियर पर्पस। ओके, डिफाइनिंग योर पर्पस। Why do you need then decide whether to proceed, respond to आइडियंस को रिस्पॉन्स करें, फोकस कंटेंट पे फोकस करें। एस्टैब्लिश चैनल और मीडियम अपना
आप डिसाइड करें, इस्टेब्लिश करें। कॉमन पर्पस ऑफ बिजनेस मैसेज, बिजनेस के एज आ शॉर्ट क्वेश्चंस के तो पढ़ा सकता है कि बिजनेस कॉमन पर्पस क्या होता है। कॉमन पर्पस बिजनेस का या तो इन्फॉर्म करना होता है, या परस्यूट करना होता है, या कोलैबोरेट करना होता है। इंफॉर्मेटिव ही होता है, परसुएसिव भी होता है, स्पेसिफिक पर्पस भी होते हैं, उसके जनरल पर्पस भी होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस, your message might have a specific purpose. To determine the specific purpose, think of how the ideas or behavior should be affected. जी यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स कह लें, यानी आपको समझाने के लिए कि जनरल पर्पस का मकसद क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है। और स्पेसिफिक पर्पस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी आपकी सेल्स लास्ट मंथ की जो सेल्स हैं वो आपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपने वो दिखानी है, या उनको उनकी रिपोर्ट पेश करनी है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। इस तरह से उन्होंने चंद कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा। आइडियंस एनालाइज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सिर्फ रीड आउट करने की चीज़ें हैं, अदरवाइज़ याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 5 Ws एंड 1 H, इनका आंसर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस वजह से मैं आपको नहीं करवा रही। यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स कौन सी हैं जी? स्टोरी टेलर, टू अ रैंडम लिस्ट, FCR वर्कशीट, जर्नलिस्टिक अप्रोच, क्वेश्चन एंड आंसर चेन, और ये है जी सिलेक्ट मीडियम एंड चैनल एंड मीडियम और चैनल को सिलेक्ट करें। मीडियम और चैनल या तो ओरल होता है, या रिटन होता है, या इलेक्ट्रॉनिक होता है। ओरल में क्या होता है, ओरल में हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हमने कोई भी इमीडिएटली फीडबैक देना होता है, और हम उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी रखना नहीं चाहते, या एसेंशियल नहीं होता, या हमें किसी को उसकी रिपोर्ट नहीं देनी होती, तो उसके लिए हम ओरल मीडियम को के लिए यूज़ करते हैं। मीन के हम इमीडिएटली अपना मैसेज जो वो अपने एम्प्लॉयज़ तक कन्वे कर सकते हैं। रिटन मीडियम हम तब यूज़ करते हैं कि आप कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं देना चाहते, बट आपका जो मैसेज है वो डिटेल्स में है, या कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई मैसेज है, और आपको ज़रूरत भी है कि आप उसका परमानेंट एक रिकॉर्ड भी रखें। कल कलाम को आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने ये मैसेज एम्प्लॉयज़ तक कन्वे किया या नहीं किया, इसका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन की यूज़ करते हैं, और उस रिटन में क्या हो जाता है जी, ईमेल वगैरह और मेमोस वगैरह हम जब राइट करते हैं वो रिटन मीडियम में आ जाता है। या कोई कह लें कि रिटन रिपोर्ट टाइप होते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है कि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी काम रैपिडली करना हो, कह लें कि तेज़ी के साथ करना हो, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं। और आपको परमानेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसके लिए हम जब हमें कोई भी काम तेज़ी के साथ करना हो और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हों, ज़ाहिर सी बात है हम हर एम्प्लॉय के पास जाकर तो अपना काम नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक मेमोज या ईमेल वगैरह तैयार करके उसको सारे एम्प्लॉयज़ को कन्वे कर देंगे। लेसन नंबर 13 है जी कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस आउटलाइन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटिंग द मेन आइडिया, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच, फॉर्मुलेटिंग द मैसेज। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, ऑर्गेनाइजिंग में पीपल सिंपली डोंट रिमेंबर डिसोसिएटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन रिलाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल। आपके मैसेज में आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसका कोई मेन होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि द क्वेश्चन अराइज एज व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन। अगर कोई भी क्वेश्चन राइज करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इन चीज़ों का मकसद क्या है, तंजीम का मकसद क्या है। मोस्ट डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम विद कंटेंट की वजह से। ग्रुप सीक्वेंस लेटर, यहाँ पे उन्होंने ग्रुप एक आपको क्या लिखे
एग्जाम्पल एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए हुए हैं। टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, अगर हम उसको लॉन्ग कर देंगे, द राइटर ऑफ द लेटर टुक टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, शी वेटेड अनटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टेट हर पर्पज़। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा उसको राइट करेंगे तो हमें फ़ाइनल पैराग्राफ तक जाना पड़ेगा उसके पर्पज़ को गेन करने के लिए। तो ट्राई करें कि आपका जो भी है वो शॉर्ट हो, इंक्लूडिंग इन इररेलेवेंट डिटेलियर। हमें सिर्फ नीडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विच हैज़ नो पर्पज़, हमें कोई भी ऐसी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए जिसका पर्पज़ हमें कह लें कि जो एसेंशियल ना हो उसके लिए। गेटिंग आइडिया मिक्सड अप, the idea should not be in the wrong place, a sequence should be followed in which ideas are built। हमें आइडियाज़ को मिक्स नहीं करना चाहिए, एक सीक्वेंस के साथ उनको लेकर चलना चाहिए। लिविंग आउट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, द प्राइम फोकस शुड बी इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रीडर। हमें हमारा जो फोकस है वो सिर्फ किस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हमारा रीडर जो है वो क्या रिक्वायर कर रहा है, वो उसकी क्या एक्सेप्टेशंस हैं हमसे, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। लिविंग आउट रीडर डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन वुड बी हाईली अनडिज़ायरेबल। व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, गुड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? द सब्जेक्ट एंड पर्पज़ आर क्लियर, ऑल इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड पर्पज़। जितना उसका कंसाइज उसका कह लें कि उसका मेन है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए टॉपिक से, सब्जेक्ट के मतलब और उसका मकसद के मतलब। द आइडियाज़ आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन लॉजिकल वे, आइडियाज़ को एक ग्रुप की शक्ल में पेश करना चाहिए और लॉजिकल वे के ज़रिए उनको आगे करना चाहिए। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज़ इंक्लूड, तमाम जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जस्ट वो इंक्लूड होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, अगर हम अपने मैसेज को वेल ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो उसके लिए उससे क्या बेनिफिट्स होगा? हेल्पिंग योर आइडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज, आपके आइडियंस को के लिए हेल्पफुल साबित होगा कि वो आपको समझ पाएंगे कि मैसेज क्या है। द मेन रीज़न फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज इज़ टू इम्प्रूव योर चांसेस डैट पीपल विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। ठीक है जी। गुड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हेल्प्स यू गेट योर आइडिया क्रॉस विदाउट अपसेटिंग द ऑडियंस। गुड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स मोटिवेट द ऑडियंस टू एक्सेप्ट योर मैसेज। सेविंग योर ऑडियंस टाइम, आपके ऑडियंस का टाइम सेव होगा। सिंप्लीफाई योर कम्युनिकेशन टास्क, आप अपने कम्युनिकेशन के टास्क जो हैं उनको क्लियर आउट करें। फाइनली बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्प यू कंपोज योर मैसेज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, आप मोर क्विकली और एफिशिएंटली उसको जो है कर सकेंगे। यहाँ पे उन्होंने लेटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जस्ट आपको इनको रीड आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कोई भी मैसेज जो है उसको राइट करते हैं। वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑर्गेनाइज अ मैसेज फट, कोई भी हम अगर मैसेज हमें राइट करना है उसके लिए हमें क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसके लिए आइडियाज़ इकट्ठे करते हैं, फिर उनको सीक्वेंस में रखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे पुट करनी है। फिर हम अपने जो है डिफ़ाइन अपने पर्पज़ को करते हैं, आउटलाइंस उसके लिए राइट करते हैं, अपने जो रिलेशनशिप अमंग पार्ट्स ऑफ द मैसेज जो उनको ज्वाइन करते हैं, एक साथ करते हैं, गैदर करते हैं, ये कहते हैं कोलैबोरेट करते हैं। आप जो हम फिर अपने मेन आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके मेजर पॉइंट्स में उसको डिवाइड करते हैं, इलस्ट्रेट विद एविडेंस, उसको सबूत के साथ उसको इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट विद द मेन आइडिया, ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें, इनको इनमें से वैसे इतना आता नहीं है। State the major points. The main idea should be supported by 3 or 5 major points. The breakdown of main idea into major point and major points into evidence is best represented with an organization। अगर हम उसको मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हेल्पफुल साबित होगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या होता है? मेन आइडिया होता है, फिर उसके मेन पॉइंट्स होते हैं, फिर मेजर पॉइंट्स होते हैं,
फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, एविडेंस होता है, हम एविडेंस बहुत क्या लेंगे इम्पोर्टेंस रखते हैं। इलस्ट्रेट विद एविडेंस, ईच मेजर पॉइंट शुड बी सपोर्टेड विद enough specific evidence to be conveying, but not so much that is becomes boring। और यहाँ पे एस्टैब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स। डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, it means that main idea first followed by evidence। डायरेक्ट रिक्वेस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, उसमें टू द पॉइंट उसमें रिक्वेस्ट की जाती है। बिकॉज आइडियंस यूजली वांट टू रिस्पॉन्ड, वो आमतौर पर आपसे रिस्पॉन्स चाहती है। फॉर रूटीन गुड न्यूज़ गुडविल मैसेजेस, जिस तरह हमारी गुड न्यूज़ होती हैं वो टू द पॉइंट बात होती हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। और डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म है, रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुडविल फॉर्मेट है। प्रिसेसिव मैसेज है, प्रिसेसिव मैसेज फॉर्मेट है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ही बताई हुई हैं। और इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप उसमें ना एविडेंस पेश करते हैं, ना मेन आइडिया होता है। आई यूज़ दिस डायरेक्ट ऑर्डर इफ़ द आइडियंस रिएक्शन इज़ लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर इफ़ द, अगर डिपेंड करता है आइडियंस के रिएक्शन पर कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। शॉर्ट मैसेजेस फॉलो वन और फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो शॉर्ट या मुख्तसर मैसेजेस भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, वन ऑफ फोर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द आइडियंस प्रोबेबली रिएक्शंस। बैड न्यूज़ मैसेजेस इसमें आ जाते हैं। इफ़ यू हैव बैड न्यूज़ ट्राई टू पुट इट समवेयर इन द मिडल, अगर कोई भी बैड मैसेज उसको मिडल में पुट कर दें, स्टार्ट में या लास्ट में ना करें। कोहाइंस्ड बाय अदर पॉजिटिव आइडियाज़, उसको दूसरों के साथ पॉजिटिव जो आइडियाज़ उनके साथ मिक्सअप करने का ट्राई करें। यहाँ बस यही चीज़ें बताई हुई हैं। बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट है, लॉन्गर मैसेज है। Longer messages should reflect both the purpose of the message and the audience probably reactions। सिर्फ ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। स्किप आपने कोई चीज़ नहीं करनी। क्विज़ आपको कहीं से भी आ सकता है, ये एग्जांपल्स ही हैं। तो प्रोजेक्ट द कंपनी इमेज रिवीजन। ओके, रिवीजन में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। Identify the characteristics of well-organized message, explain why organization is important, and audience communicator, break main audience subdivision। ये उसमें अगर उसमें कोई क्या लें ग्रामर पंचुएशन या पर्पस जो है उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो आप उसको कंप्लीट करें। ये रिवीजन में होता है। आप भी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में यही होता था। लेसन नंबर 14 है, रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज है। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इससे नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊँगी। लेक्चर्स लेंथी हैं, इस वजह से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।